जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं सारे के सारे। आज काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रहा है और आज दो बड़े अनाउंसमेंट है जो मैं आपके सामने करूंगा। पिछले कुछ दिनों से तो मतलब ऊपर नीचे क्लास चल रहे थे, लेकिन अब रेगुलर क्लास आएंगे। अब सारी चीजें मेरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। आज से हमने एक नया चीज शुरू किया है भाई कि हर रोज प्रत्येक दिन आपको 20-20 मैथ के 20 सवाल और रीजनिंग के 20 सवाल, यानी कि इसमें हर प्रीवियस सवाल मतलब पिछले साल एग्जाम के अंदर जो पूछे गए सवाल है वो सभी सवाल आपको प्रैक्टिस के तौर पर, कोई मतलब ज़्यादा कुछ टाइम देंगे नहीं, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस कराएंगे। चाहे आप प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी टॉपर्स का अगर मतलब इंटरव्यू उठा के देखेंगे तो वो बोलते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से PYQs जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर, तो इसी तरीके से मैंने बनाए हैं भाई। मैथ के डेली का 20 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग का डेली का 20 क्वेश्चन। इसी तरीके से डेली 6 बजे सुबह ये क्लास अपलोड होंगे रिकॉर्डेड इसलिए क्योंकि इसमें आपका समय भी बहुत ज़्यादा बचेगा और मैं जितना ज़्यादा कोशिश होगा कि बहुत अच्छे तरीके से कम टाइम में ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ, कुछ इस प्रकार से क्लास को बनाऊंगा। और इसका अगर मान लेते कि आपने कहीं से तो चीज़ें पढ़ ही रहे होंगे, तो आपको चीज़ें ज़रूरत है प्रैक्टिस का। और कोई जरूरी नहीं कि काफ़ी सारी चीज़ें, क्या होता है कई बार कुछ चीज़ें हमें इस तरीके से आ जाता है जिसको समझने के लिए हमें क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना ही जरूरी होता है। सभी चीज़ें थ्योरी से क्लियर नहीं होती, तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पेपर में भी क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है ना, तो ये आपको डेली कराएंगे। चाहे आप या तो क्लास में देख कर लीजिए, अगर कहीं पर सोल्यूशन अटकते हैं तो कर लीजिएगा, और नहीं तो आप टेलीग्राम में इसका फ्री PDF देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उस पर जाके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन डेली करना है आपको, ज़्यादातर आपके लिए अच्छा रहेगा अगर डेली के आप 40 क्वेश्चन कर लेते हैं। 40 क्वेश्चन आपके लगभग 1 आवर का टाइम, 1 आवर से जल्दी ही करा देंगे। तो अगर 30 दिन तक करते हैं तो आपके सवाल हो जाएंगे 1200 सवाल। अब 1200 जो ऑल मतलब प्रीवियस ईयर सवाल होंगे। ठीक है, इधर उधर के सवाल नहीं, सवाल है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्लास चलेंगे। और एक चीज बता देना चाहूंगा कि जो चैप्टर वाइज क्लास चल रहे हैं, जैसे परसेंटेज के मैंने अभी एक ही क्लास कराए हैं। ठीक है, परसेंटेज का एक क्लास कराए हैं और रीजनिंग का भी स्टार्ट कर दूंगा, आज से वीडियो डल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लास चैप्टर वाइज जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। ये वगैरह शाम में वगैरह वीडियो बना के मैं डालूंगा इसमें इवनिंग टाइम में, और ये सभी चीजें एवरीडे सुबह को चलेगी। ठीक है, तो आज ये शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर पहला सवाल देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से, सभी सवाल अलग अलग सवाल है। ऐसा मत समझिएगा कि बहुत ज्यादा आसान है या बहुत ज्यादा हार्ड है। देखिए एक चीज समझिए, पेपर में जो 80% सवाल आते हैं वो मॉडरेट लेवल में ही आते हैं, इजी टू मॉडरेट। 20% ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे अटकते हैं। तो सभी सवालों को करेंगे, चिंता मत कीजिए। आज ये शुरू कीजिए। सबसे पहली बात ये है कि पहला नंबर सवाल यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि भैया बताओ 40 और 50 के बीच में, ये बीच है, ठीक है, बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 40 और 50 के बीच में कितनी होंगे। देखिए अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, वैसी संख्या जो एक से, और जिस संख्या की बात करेगा वो खुद से कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो 40 के अंदर ऐसा कौन सा, 41 से एक से कटेगा और खुद से कटेगा। उसके बाद 43 हो गया, उसके बाद 47 हो गया। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है, तो 1 2 3 हो गया, इसका 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। 11 से विभाज्य नहीं है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 11 का रूल इस प्रकार से कहता है मेरे भाई कि जो भी संख्या है, मान लेते हैं कि इसको उठा लीजिए। ठीक है, इसको उठा लीजिए, तो ये कहता है कि जो विषम संख्या का स्थान है, विषम संख्या का स्थान, विषम संख्या का स्थान, ठीक है, विषम संख्या का स्थान का योग, विषम संख्या का स्थान का जो भी संख्या होगा उस संख्या का, और जो सम संख्या के स्थानों का योग, ठीक है, इसका बात कर रहे हैं योग। अभी बता देता हूं क्या होता है इसका योग, और सम संख्याओं का जो योग होगा आपका क्या हो गया, ये सम संख्याओं का जो योग होगा, वो जो प्रोडक्ट आएगा, इसका सम संख्याओं का योग, सम संख्या यानी कि सम स्थानों के संख्या का योग मैं बता रहा हूं आगे। तो इस दोनों का योग या तो इस योग होगा, और बात ये कर रहा है कि जो दोनों प्रोडक्ट आएंगे इसका अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी ये 11 से कटते हैं। ये 11 का विभाज्यता का नियम है। ठीक है, मतलब मैं कहने का ये कोशिश कर रहा हूं कि विषम संख्याओं के मतलब स्थानों का योग, यानी कि पहला यहाँ पर जो एक नंबर है वो मेरे विषम संख्या के स्थान पर है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा, ये तीसरा नंबर, तीसरा मतलब ये तीसरे स्थान पर है, इसलिए विषम को काउंट कर रहे हैं, मतलब एक को छोड़ करके ले लीजिए आप। ठीक है, तो 1 और 3 हो जाएगा 4, 4 और 6 हो जाएगा 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, यानी कि ऑड की अगर बात करें मैं तो ये आया 14 नंबर। ठीक है, 14 आया टोटल ऐड करके। उसके बाद सम वाले को देख लेते हैं, जिसे दूसरा स्थान पर 7 है, चौथा स्थान पर 5 है, इस पर 2 है, तो 7 5 12, और 12 और 2 कितना होता है 14 होता है। तो सम यानी कि इवन नंबर ये भी 14 है। अब बात कर रहा है इस दोनों का अंतर अगर 0 है, या तो इस दोनों का अंतर 0 होगा, या तो इस दोनों का अंतर जो है वो 11 का मल्टीपल होगा। और ये दोनों में से कोई भी चीजें मिल रहा है तो वो 11 से विभाजित है, यानी कि ये नंबर 11 से विभाज्य होगा, तब ये होगा, तब ये आंसर नहीं होगा। अब इसको ट्राई कीजिए, देखिए 7 और 2 कितना हो गया 9,
9 और यहाँ पर एक ले लीजिए इसको, 9 और 6 कितना हो गया 15 आ गया, ठीक है। ये पहला वाला विषम आ गया। यहाँ पर देखिए 5 5 10 3 13 13, इस दोनों को घटाइए कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। दोनों का अंतर 0, इस दोनों का अंतर कितना आ गया 3 आ गया। अब इस दोनों का अंतर 11 तो आ नहीं रहा, अर्थात ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा, बाकी सब होगा। अगर आप करके देखना चाहते हो देख लीजिए, 107 7 3 10 10 8 कितना हो गया 18 हो गया। अब देखिए 6 1 7 और यहाँ पर कितना हो गया 7, यहाँ पर कितना होगा 7, इसमें से घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि इस दोनों का अंतर कितना 11, अगर 11 का मल्टीपल है तो कट जाएगा, सीधी सी बात है। उसी प्रकार से इसको भी करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये बात हो गया, इसका आंसर ये वाला हो गया। उम्मीद करें समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है कि तीन संख्याओं 120 240 और 480 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। देखिए मैंने आपको काफी बार पढ़ा रखा कि लघुत्तम समावर्तक निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। जैसे 2 4 6 और 8 है, मान लेते हैं कि 6 और 8 है, 6 और 8 है, तो इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही उसका लघुत्तम समावर्तक होता है, एलसीएम होता है। लेकिन चीजें क्या है कि इस पीछे का जो भी नंबर हो वैसे कटना चाहिए, तो 2 से तो कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से नहीं कटता। तब क्या करते हैं, इसका पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 8 कम 8 8 दूनी 16, 16 क्या कटेगा 6 से तो नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा। फिर आगे और एक बार पहाड़ा पढ़ दिया तो 8 या कितना होगा 24, 24 एक ऐसा नंबर होगा जो तीनों से कट जाएगा, ठीक है। तो अर्थात 24 को ले लेते हैं। उसी प्रकार से 120 240 और जो कि यहाँ 480 है, ठीक है। तो अब देखिए 480 एक ऐसा नंबर होगा जो ये 12 चुके 48, 24 दूनी 48 और ये खुद भी कर देगा, तो 480 कहीं पे है नहीं है, तो इसका मतलब इससे हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो 48 दूनी कितना होता है 96 होता है, 96 3 डिजिट में नंबर है तो इसको 0 बना लीजिए। 48 दूनी 96 होता है, 24 चौके 96 होता है, 12 8 96 होता है, सब कट जाएगा, अर्थात ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करें ये सवाल समझ पाएंगे। अगला देखिए, अगला सवाल ये है इतना 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 का मान कितना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से कर देंगे। आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड मास का नियम सबसे पहले का काम होता है, ठीक है। तो अगर मैं बाहर बाहर इसको कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 5 से 60 बार में जाएगा, तो ये 12 बन जाएगा। अंदर देखिए, अंदर बात हो रहा 9/8, यहाँ पर का हो गया 4/3 हो गया, इसको भगा को रहने देते हैं। 3/4 हो गया, और का मतलब गुना हो जाता है 2/3। पहले का काम कर देते, 3 से 3 खत्म, 2 दूने 4 खत्म बात। अब 4 दूने 8 हो गया, 2 हो गया, 3 3 9 हो गया, बाहर में हो गया 12 इंटू ऊपर में 3/2, ठीक है। अब भगा है, भगा को गुना में बदल देना है आपको, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 2 2 कट गया, तो 12 या कितना हो गया 12 24 36, तो 36 आपका करेक्ट उत्तर। सी नंबर, माफ कीजिए ये डी होगा। अरे यार ये सब गड़बड़ा गया है, डी आपका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल क्या है कि एक गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, ये वर्ग सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। आज यार माफी चाहूंगा, आज ये हिंदी टाइपिंग है, ये काफी गलत हुआ है, ठीक है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी कल से इस तरह का कोई गलती नहीं होगा, तो हमें सिर्फ अभी सवाल में फोकस करना है, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर भी सी डाला गया यार, ध्यान नहीं दिया था उस टाइम पे, ठीक है, आगे से नहीं होगा। देखिए एक गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², और इसी का मान दे रखा कितना 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बात देखिए, इसमें डिमांड क्या कर रहा है, डिमांड ये कर रहा है कि गोले का आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई का क्यूब, ठीक है। आयतन मतलब क्यूब में बात करेंगे। अब देखिए इस चीज का सॉल्यूशन निकालना है, तो इसमें से आपको क्या मान पता है, देखिए 22, इसका मान 22/7 यूज करना है, और आर का वैल्यू आपको पता नहीं है, तो इस आर का वैल्यू हम यहां से फाइंड कर लेंगे, तो आर उस आर का मान को यहां पर बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए, एक बात को समझ लीजिए, यहाँ 4 रहने देते हैं, यहाँ पर 22/7 रहने देते हैं, यहाँ पर आर स्क्वायर का डिमांड चाहिए तो रहने देंगे, ये 1386 है, ठीक है। अब आप अगर चाहते हैं तो ऊपर ऊपर कट सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 11 दूनी 22 यहाँ पर कट जाएगा, कोई दिक्कत, 11 से ये काट लीजिए, 11 के 11, 11 दूनी 22, 6 बचेगा, 11 छक 66, कहीं पर दिक्कत नहीं बोलेंगे, ठीक है। 2 से इसको काट लीजिए, 2 छक 12, 2 तिया 6, 63 कट गया। अब देखिए अब आर स्क्वायर जो है वो उधर जाएगा, आर स्क्वायर यहाँ रहने देते हैं, ये 63, ये नीचे वाला टर्म मेरा ऊपर जाएगा, ऊपर पट्टी में नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, अब रूट चढ़ेगा तो देखिए 63 × 7/4। अब रूट के इसको सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे भैया एक काम कीजिए, इस जो 63 है ना, आप इसको ऐसे लीजिए, 9 7 63, 63 को लिख सकते हैं 9 7 63। इसको इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि रूट के अंदर 2 चीजें मिलता है, तो एक बाहर, तो 63 के लिए 7 तो एक से लगा हुआ है, 63 को, इस 9 को भी हम 3 × 3 में तोड़ देंगे, तो टोटल क्या बन जाएगा 3 × 3 × 7, और नीचे मेरा 4 है, इसको 2 × 2 लिख देंगे, बात खत्म है। तो 2 × 2 यानी कि 2 × 2,
और ये पहले से एक 7 जो है उसको लगा दीजिए, तो 2 मिलता है एक बाहर, 2 मिलता है एक बाहर, 2 मिलता है एक बाहर, अर्थात क्या आ गया, आ गया ये 3 गुना 7 मतलब 21/2 आ गया। आर का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, 21/2। इसी चीज को यहाँ पर रख देंगे और आंसर आ जाएगा आपका, देखिए ठीक है, इसको रख देते हैं 4/3 पाई का मान है 22/7 और आर का मान है 21/2 जो कि 3 बार रखना है, ठीक है, 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2 3 बार रख दिया। अब इसको कट सेट कर देंगे बहुत आसान तरीके से, देखिए 2 से कट दिए 11 बार में कट गया, 3 से कट गया 7 बार में, 7 ये 7 खत्म, ठीक है, 7 ये 7 खत्म हो गया। और देखिए 2 दूनी 4, 4 खत्म हो गया। अब आया क्या, 21 गुना 21 बराबर होता है 441 और गुना 11, 11 का गुना आपको पता होना चाहिए कैसे काम करता है, बहुत आसान है। कैसे, देखिए जब भी किसी भी संख्या को 11 से गुना करना तो अंतिम का जो पद है उसको रख दीजिए, ठीक है, उसके बाद इसको इससे जोड़ दीजिए, 4 1 5 हो गया, 4 4 8 हो गया और फिर जो अंतिम में बचेगा उसको 4851 सेंटीमीटर क्यूब में आंसर होगा, क्योंकि आयतन डिमांड किया गया है 4851 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका बी नंबर करेक्ट उत्तर, ठीक है भाई। उम्मीद करें ये सवाल भी आप समझ पाए होंगे। इसमें आपको 2 चीजें पता होना चाहिए, पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला और ये चीजें, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचा वाले एक लंब वृत्त शंकु के आधार की परिधि 42 पाई सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या चाहिए, क्या, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये चीजें चाहिए। इसमें से आपको एच दे रखा है 24 सेंटीमीटर ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, तो हमें आर का वैल्यू चाहिए, पाई हमें पता है, तो कैसे निकालेंगे। 24 सेंटीमीटर वाले ऊंचाई का शंकु, एक शंकु है, ठीक है, ये जो बात कर रहा है भाई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये टोपी जो देखता है बर्थडे टोपी, बर्थडे के बस उसी का बात करा जा रहा है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, कह रहा क्या कि शंकु का आधार की परिधि, आधार की परिधि मतलब इसकी परिधि की बात कर रहा है, तो ये किस प्रकार का चीजें हैं, किस प्रकार से आपसे लग रहा है, तो ये बोलेंगे भैया आधार की परिधि मतलब वृत्त का परिधि है, वृत्त जैसा लग रहा है, तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और उसी का मान दिया गया है, कितना दिया गया भाई, 2 पाई 42 पाई दिया गया है, 25 ये पाई 42 पाई, ठीक है। अब इसको यहां से आप काट देंगे, जो भी होगा देख लेंगे, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 21 बार में, तो अर्थात आर का वैल्यू हो गया 21, बस इसी 21 को यहां पर रखना है। तो 1/3, अब पाई का मान 22/7 रख दीजिए, आर का मान 2 बार लिख दीजिए, कितना है 21 इंटू 21 और एच का पहले से पता है आपको 24, ठीक है, सॉल्व कर देंगे बहुत आसान तरीके से, 7 या 21 से एगो 21 खत्म हो जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। अब देखिए बहुत बड़ा गुना आ गया ना, देखिए 24 से कम 24 के 4 हाथ में रहा कितना 2, 24 से कम 24 के 4 हाथ में 2, 24 में 48 से 2 हो गया 50, 50 को क्या करना 22 से गुना करना, 22 से, तो डायरेक्ट गुना कर देंगे, डायरेक्ट गुना कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखिए 22 चौका 88 का 8, 22 चौका 88 का 8, 22 चौका 88 का 8, अंतिम में 8 मिल रहा है ना, तो बस यही करेक्ट उत्तर होगा और आगे कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल कहता है कि 24 और 36 का तृतीय समानुपात क्या होगा। देखिए 2 चीजें इसमें काम करता है। अगर आपको सवाल में 2 वस्तु दिया गया है तो आपको इसमें क्या होता है कि अगर आपको 2 चीजें पूछा गया, 2 नंबर दिया जाए, तो 2 नंबर दिया जाए तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, b² का फॉर्मूला लगाना है। अगर सी का डिमांड किया गया है, मतलब अगर 2 नंबर दिया जाए तो आपको इसको फॉर्मूला को यूज करना है, ये अनुपात बी समानुपात सी, मतलब यहां पर भी बी रहेगा और यहां पर सी रह जाएगा। इस बात को समझने की प्रयास कीजिए, मतलब ये पहला दोनों जो है ये पहला ही है और ये दोनों दूसरा है और ये तीसरा है, इसमें यही कंडीशन काम आता है। और अगर आपको 3 संख्या दिया जाए तो ऐसे होता है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ठीक है। अगर आपको दिया जाए तो आगे मैं बताऊंगा कैसे क्या काम होता है। तो इसको निकालने के लिए डायरेक्ट ये अगर ऐसे कर देंगे कि a/b बराबर b/c, तो अगर c चाहिए ना, सी का मतलब ये x है, जो भी है सी का मतलब क्या है, सी का मतलब ये x है, या तो इसी का मान चाहिए x मान लीजिए। अब ये गुना होगा ax बराबर क्या होगा b² है, यहाँ से x चाहिए तो क्या होगा b² a बोलिए c बोलिए b² b, सेम चीज है, ठीक है। तो इसको आपको डायरेक्ट याद रख लेना है मेरा भाई कि तृतीय समानुपात, अगर आप रेशियो का चैप्टर मेरा खोल के देखेंगे तो सारी चीज मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। तो b यानी कि ये है, ये 36 का स्क्वायर यानी कि 36 इंटू 36, नीचे क्या आ जाएगा 24। चलिए काटते हैं, 12 दूनी 24, 12 36, 3 से चल जाएगा फिर 18, 18 कितना हो गया 54 हो गया, 54 जहां मिल रहा है वो करेक्ट उत्तर है, सी नंबर करेक्ट उत्तर। उम्मीद कर रहे हैं कि समझ पा रहे हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अब देखिए अभी यही सवाल था एसएससी जीडी में पूछा गया, ठीक है, सेम उसी टाइप को नकल मारते हुए सीएचएसएल में यही सवाल डाल दिया, सेम चीज पूछा, तृतीय अनुपात का फॉर्मूला b²a और ये तृतीय अनुपात यानी कि सी का डिमांड करा गया, ठीक है। तो b² का मतलब 45 इंटू 45 हो जाएगा यहाँ पर, और क्या चाहिए हमें 25 चाहिए, तो 5 से 5 बार में 25 हो जाएगा, 5 से 15 क्या होता है
9×5 = 45, यानी कि ये 9 बार में कट जाएगा। 5 बार में 5 नाम 45, 5 से ये भी 9 नाम, 9 नाम कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप ये मत समझिए कि आज की इस क्लास में बहुत आसान सवाल करा रहे हैं, ऐसा मेरा कोई भी मतलब इरादा नहीं है। हम सभी सवाल कराएंगे, ठीक है। तो आज पहला क्लास है, इसीलिए थोड़े से मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल हम रखने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा अगला सवाल, देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। अब बहुत आसान नहीं है, मतलब ये भी आसान सवाल है। देखिए क्या कहता है, ए और बी एक काम को 50 घंटे में पूरा कर सकता है, बी और सी मिलकर उसी काम को 75 घंटे में पूरा कर सकता है, ए और सी उसी काम को 25 घंटे में पूरा कर सकता है। तो आप बताइए ए बी सी तीनों मिलकर करेगा तो कितना दिन में करेगा? ये थोड़े से टाइम एंड वर्क का टफ लेवल का सवाल है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए समझिए, ए और बी कर रहा कि ए और बी यदि मिल जाता तो किसी काम को 75 घंटे में पूरा करता है, और बी और सी क्या है? बी और सी ही, तो बी और सी मिलकर उसी काम को पहले तो 50 घंटे में करता है, पहला वाला व्यक्ति जो है, दोनों मिलकर ये 50 घंटे में पूरा करता है, दूसरा व्यक्ति 75 घंटे में पूरा करता है कि नहीं? 75 घंटे में। और तीसरा सी प्लस ए जो काम कर रहा है वो कर रहा है कितना में? वो कर रहा है 25 घंटे में, तो 25 रख देंगे। अब तीनों का एलसीएम ले लीजिए, टोटल काम यहां पर जो भी आएगा उसको लिखना है, ठीक है। अब चेंज कर दें, देखिए इस तीनों का एलसीएम कितना होगा आप बताइए? 75 दूनी 150, 150 एक ऐसा नंबर होगा जो सब कोई काट देगा। तो अब एक काम कीजिए, यहाँ पर 150 ले लेते हैं। 150 ले लिया आपने। अब जैसे ही आपने 150 ले लिया तो यहाँ पर काम आपको बनने लगेगा। 50 या 150, यानी कि ये एक दिन में 3 काम करता होगा, 1 घंटे में 3 काम करता है, सीधी सी बात ऐसा है। 75 दूनी 150, यानी कि एक घंटे में 2 काम, और इसमें 25 छोक 150, ठीक है। अब इस सवाल का डिमांड होता है, अब यहाँ पर देखिए, तो अगर ए देखेंगे तो ए 2 जगह है, बी भी 2 जगह है, सी भी 2 जगह है। तो इस तरीके के सवाल में क्या करना पड़ता है कि कॉमन ले लेना पड़ता है कि 2ABC है, 2 को करके सबको ही है, तो ये बराबर कितने काम होगा? 3 2 5 6 11। तो ए बी सी तीनों मिलकर एक बार में कितना काम करेगा? 11/2 करेगा, ठीक है। 11/2 कितने दिन में करेगा? अब देखिए इस काम को तीनों मिलकर करेगा, तीनों 1 घंटे में इतना काम करता है, टोटल कराना इतना है, तो टोटल काम कितना है? 150 है, कराना कितना है? 11/2। अब बराबर के नीचे लाइन में ये 2 है, तो ये 2 मेरा ऊपर चढ़ जाएगा, तो 150 गुना 2 हो जाएगा, 150 दुगने हो जाएगा 300, 300/11 घंटे में ये काम पूरा हो जाएगा। 300/11 ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल को देखिए, अगला सवाल का ऑप्शन सेम रिपीट करा गया है, बट इसको ध्यान मत दीजिए, मैं आपको सही उत्तर बता दूंगा अभी यहाँ पर जो भी आएगा। अब देखिए अगला सवाल है, एक काम को ए 14 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है, और सी उसी काम को 42 दिन में कर सकता है, ठीक है। ये एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को कितना में कर रहा है? 28 दिन में कर रहा है, और सी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है? सी उसी काम को 42 दिन में कर रहा है। तो पूछ रहा है क्या? पूछ रहा तीनों मिलके करेगा तो कितना दिन में निपटा देगा। अब बताइए इस तीनों का एलसीएम क्या होगा? अब यहां पर अगर ट्रेबल हो रहा है, मान लेते हैं कि 14 कितना है? 14, 28 और 42 है ना, यही तो चीजें हैं। ट्रेबल हो रहा है, एलसीएम लेने ले लीजिए फटाक से। अगर मान लेते इसमें पहाड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो ले लीजिए 14 कम 14, 14 ने 28, 14 3 3 ने 6, 14 6 कितना होता है? 14 6 होता है 84। तो इस हो गया एलसीएम, हो गया, बात बन गया कि नहीं बन गया? अब 84 हो गया, तो 14 छोके हो जाएगा 84, 28 चौके कितना? 28 दुगुने 2 बार में चल जाएगा ये, 28 दूनी 56, 28 तिया 28, 28 दूनी 56, 28 तिया, ये 3 बार में चल जाएगा, ये चल जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है? अगर तीनों मिलकर देखा जाए तो ये एक दिन में करता 6, 6 3 9 और 2 11, ये कर रहा है 11, ठीक है। टोटल काम कितना? 84। तो 84/11 इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। और अगर आप इस ऐसे आंसर नहीं देता है तो इसका आंसर था पूर्णांक में भाई, ठीक है। तो जैसे इसको भगा देंगे तो कितना जाएगा? 11 7 77 जाएगा, 84 में 77 घटा दीजिए, 84 में जैसे ही 77 घटेगा तो बचेगा 7, और ये 7 आएगा, तो 7 ऊपर रखिए, जिससे भगा देते हैं उसको नीचे। ये चीजें आपको पता होगा अगर आपने मेरे पहले क्लास देख रखे हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्लास में आपको मतलब भर सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये सब चीजें जानते हैं, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। इसी ध्यान से मैं करा रहा हूँ कि थ्योरी की क्लास फाउंडेशन बैच ये नहीं है, फाउंडेशन क्लास नहीं है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई, तो देखिए समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है मेरा भाई दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल। ये ट्रेन का पूरा कंसेप्ट मैंने पढ़ा रखा है, उसी से बन रहा है, जो कि पिछले वाला जीडी की तैयारी के लिए ही मैंने करा दिया था। आज भी अगर उसको खोलेंगे तो ये सब सवाल धड़ल्ले से बन जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि समय दे रखा है कितना है? 18 सेकंड में पार करती है, ठीक है। अब इस सब चीजों में क्या होता है कि ट्रेन का कंसेप्ट मैंने सभी चीजें आपको पढ़ाया था कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करती है तो दोनों की लंबाई को लेते हैं, इसका भी जो लंबाई है उसको, इसका भी जो लंबाई है उसको। तो दूरी यहां पर क्या है? समय इन्होंने देख रखे 18 सेकंड में पार करता है। दूरी यहां पर आपको 120 मीटर रेलगाड़ी, सिर्फ रेलगाड़ी का पता है, तो प्लेटफॉर्म का निकालना है तो उसको x मान लेंगे बटे। अब देखिए अब क्या है? स्पीड,
दूरी बटे चाल, स्पीड कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, आंसर आपको मीटर में चाहिए, ठीक है। यहाँ भी सेकंड है तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड से बदलने के लिए 5/18 से निपटाना पड़ता है, मतलब गुना करना पड़ता है 5/18। तो ये 18 मेरा क्या होगा, ऊपर चला जाएगा और ये पूरा का पूरा मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये 5/18 करना पड़ेगा, तो 5 और यहाँ पर ये 18 मेरा ऊपर चल जाएगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा कंसेप्ट मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा, सेकंड से सेकंड उड़ जाएगा, ओनली मीटर बचेगा, ठीक है। ये 18 से 18 कट गया तो 120x, 120 प्लस x बचेगा यहाँ पर, 120 प्लस x। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और ये 60 पंचे कितना हो गया, 60 पंचे इधर गुना होगा तो 60 पंचे हो जाएगा बराबर 300 मीटर, 300 मीटर, ठीक है नहीं। x बराबर क्या होगा, 300 में से अगर 120 को घटा देंगे तो क्या इतना आंसर आ जाएगा, x बराबर 180 मीटर आपका करेक्ट उत्तर, ये सी नंबर करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। कितने आदमी को ये बात समझ में आ गया, उम्मीद कर सबको समझ में आ रहा है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है कि एक कार की चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा है तो 10 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, ठीक है। एक कार की चाल, दूरी पूछ रहा है तो दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय, ठीक है। याद रखेंगे चाल इंटू समय, चाल गुना समय होता है, चाल गुना समय। तो चाल क्या है मेरा भाई, चाल आप बोलेंगे भैया चाल तो देखिए आप 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, आप बोलेंगे ठीक है यहाँ तक सही है। इंटू समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 10 सेकंड, 10 सेकंड। आप बोलेंगे भैया सभी आंसर जो मीटर है, मीटर में दिया गया है, तो एक बात देखिए, इसको किलोमीटर प्रति घंटा को यहाँ पर सेकंड में है, या तो इसको घंटे में बदलेंगे फिर मीटर में बदलेंगे, उतना करने से अच्छा है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दीजिए। तो 63 गुना 5/18 कर दीजिए, ठीक है, इंटू 10 कर दीजिए, पूरा का पूरा मीटर में बदल जाएगा, सेकंड सेकंड कट जाएगा, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, देखिए 9 दूने 18 होता है, 9 7 63 होता है, 2 से ये 5 बार में कट जाएगा तो 5 5 25 या 5 5 25, अब 25 7 कितना हो जाएगा, 25 7 175, 25 7 175, 25 चौक 150, 25 7 175 मीटर करेक्ट उत्तर, ये नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितने आदमी को ये बात समझ में आया। अगला देखिए, अगला सवाल कह रहा है यदि रामू की वेतन भीमा की वेतन से 10% कम है तो भीमा की वेतन रामू की वेतन से कितने % अधिक है। देखिए बात को समझिए भाई, बात को समझिए, इसको कर देंगे रेशियो मेथड से। रामू और भीमा दो व्यक्ति है, रामू की वेतन भीमा की वेतन से 10% कम है, 10% का वैल्यू कितना है 1/10, 1/10, यानी कि देखिए रामू की वेतन भीमा की वेतन से 10% कम है, तो एक्चुअली में कम कौन है, कम कौन है, तो बोलेंगे ये कम है 9 और ये है 10, यानी कि भीमा से 10% कम है, तो इसका ये 10 है, ओरिजिनल वैल्यू कौन है, भीमा है, भीमा से ही जिससे तुलना करेंगे वही मेरा ओरिजिनल है। तो रामू की वेतन भीमा की वेतन से, माने मैं रामू हो तो मैं भीमा के वेतन से मेरा 10% कम है, तो कम किसका है, मेरा है, तो मैंने अपना कम डाला और इसको रेशियो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है, इस प्रकार डाल दिया। अब आगे पूछा जा रहा है कि भीमा की वेतन, अब जो भीमा की वेतन है यही नीचे रहेगा, भीमा की वेतन, भीमा का वेतन रामू के वेतन से कितने अधिक है, ठीक है। ये जो भीमा का वेतन है ये रामू के वेतन से कितने अधिक है, तो अधिक कितना है, एक, किससे अधिक है, 9 है, तो ये नीचे रहेगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि जिसके आगे जिससे तुलना किया जाएगा उसी को नीचे रखना है। 1/9 इंटू 100% कर दीजिए, इसको सॉल्व कर देंगे तो जो भी उत्तर आएगा आ जाएगा 1/9, यानी कि क्या आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा 11.11, इतना % बन जाएगा, ठीक है। किसी बात की समस्या, ये प्रतिशत में बदल रहे हैं, इसको भगा करेंगे 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, फिर 1% यही बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उम्मीद करें ये सवाल समझ पाए होंगे। अगला सवाल पर देखते हैं। अगला सवाल देखिए, ये सवाल, अगला सवाल ये है, मेहुल की बात कर रहा है कि 5,60,000 रुपए में कार खरीदता है और इसे पुनर्निर्मित करके इसे 6,40,000 में बेच देता है, बेचता है तो कार का मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। जैसे ये आदमी है 1 2 3 4 0 और यहाँ पर कितना है 64, 1 2 3 4, जब भी इतना बड़े नंबर दे, परसेंटेज में ज़्यादा और कम की बात करें तो अब इस दोनों को रेशियो में ले लीजिए, ठीक है। तो ये 8 7 56, 8 8 64, इसको 7 रुपये में खरीद के 8 रुपये में बेच रहे हैं तो कितने % का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हो रहा, कहाँ से 7 से, इंटू प्रतिशत में बदला 100% से गुना करना पड़ता है, तो ये कितना हो गया मेरा भाई, ये हो गया आपका 100/7% का प्रॉफिट, ये आपका करेक्ट उत्तर। देखिए यहाँ पर इस सवाल में मैं आपको ज़्यादा टाइम भी दे सकता हूँ, इसको डिटेल से भी समझा सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये क्लास प्रैक्टिस सेशन है, तो प्रैक्टिस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि फालतू की बातें ना करके सिर्फ ऑथेंटिक बात करी जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें में कैसे हो रहा नहीं हो रहा है, एक एक बारीकी से सारी चीजें मैं आपको टॉपिक वाइज में करा रहा हूं, तो इसके लिए चिंता मत कीजिए, वहां से क्लास को कीजिए, इस प्रैक्टिस सेशन को डेली आपको अटेंड करना, ठीक है। आगे देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे देखिए अगला सवाल क्या है, इसको देखिए कैसे ऊपर नीचे हो गया यार,
तो थोड़ा सा समझने, एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में, देखिए सब पढ़ा रखे हैं, धारा की विपरीत यानी कि व्यक्ति का जो चाल होता है वो x होता है और नाव की चाल होता है वो जो y होता है, या धारा की जो भी बोले, तो x माइनस वाई की जो वैल्यू है 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल की रफ्तार है, और धारा के साथ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x प्लस वाई हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको एक चीज पता है कि इस दोनों में से किसी का भी मान पता करना है। अगर इसमें से सबसे पहले आपको x की मान चाहिए तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, अगर y की चाहिए दोनों को घटा के 2 से डिवाइड, ये सिस्टम बनता है। अब आगे क्या चाहिए, स्थिर जल में व्यक्ति की नाव की चाल, ठीक है, यानी कि x का मान, और धारा की चाल यानी कि y का मान चाहिए, ठीक है। तो इसका x चाहिए तो दोनों को जोड़ दिए, 10 और 20 30 10 32, तो 32 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मेरा x का वैल्यू हो गया, ठीक है। और जब भी यहाँ पर y का डिमांड करेगा तो इस दोनों को घटा दीजिए, दोनों को घटाएंगे तो कितना बनेगा, अब बोलेंगे 8 बचेगा, 8 को 2 से जैसे ही डिवाइड करते हैं तो 4 बचेगा, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर क्या हो गया, व्यक्ति का चाल हो गया आपका 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की जो चाल है वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 16 यानी 4 16 आपका करेक्ट उत्तर, ये नंबर करेक्ट उत्तर। कितने आदमी को ये बात समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या कहता है, यदि रीता और गीता की आय क्रमशः 1600 और 2400 है तो गीता की आय रीता की आय से कितने % अधिक है। देखिए ये है रीता और ये है गीता, ये कितना है, ये है 1600 और ये है 2400, ठीक है। अब देखेंगे हम, ये इसको काट दीजिए, 4 4 16 हम रेशियो ले लीजिए, क्योंकि परसेंटेज में प्रॉफिट लॉस में आप काट के छोटा बड़ा वैल्यू को छोटा कर सकते हैं, ऐसा मैंने आपको कई बार बताया है, इसमें आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन का डिमांड क्या है, ये 4 6 और काट लेते हैं, 2 दूनी 4 2 3 6 काट के खत्म कर दिए, 2 3 का रेशियो बन गया। अब सवाल कह रहा है कि गीता की आय रीता की आय से कितने % अधिक है। ये है गीता की आय रीता की आय से कितने % अधिक है, तो है कितना, एक अधिक है, इसका 2 कमाई है, इसका 3 है, तो एक अधिक है किससे, रीता से। किससे, यहां पर देखिए रीता की आय से, किससे अधिक है भाई, किससे अधिक है, रीता की आय से अधिक है, तो रीता की आय को नीचे रखेंगे, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 100% से गुना 1/2 यानी कि 50% का इंक्रीमेंट, ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है, एक आदमी एक खिलौने को 135 रुपए में खरीद कर उसे 150 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत। अब बहुत आसान सवाल है, आज थोड़े से मैंने टफ सवाल नहीं डाले, क्यों पहला दिन है तो मैं सोचा कि थोड़ा सा आसान सवाल, बाकी सभी सवाल पूछे गए सवाल है, ठीक है। अब देखिए, अब इससे कितना ज्यादा है, इससे ज्यादा कितना है, ये 135 150, ज्यादा कितना 15, कहां से 135, जहां से बोलेगा उसको नीचे रखते हैं, प्रतिशत में बदलेंगे 100% से गुना करना पड़ता है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 5 दूने 10 5 7 35, 5 दूने 10, 5 दूने 10 कट गया, 5 दूगने 10 भाई साहब कट रहा है, 3 बज रहा, 5 7 35, 5 4 15 कट गया, 3 से कट जाएगा 9 बार में, तो 100/9, फिर से परसेंटेज का मतलब यहाँ पर वही आएगा, 9 एकम 9, 11.11%, 11.11, ये नंबर करेक्ट उत्तर, ठीक है भाई। कितने आदमी को यह बात समझ में आ रहा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल यह है कि एक बल्ला पर 750 रुपए में खरीदा जाता है और 8% की हानि पर बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी मैंने आपको कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया है तो आपको बताया है कि अगर सीपी कभी कॉस्ट प्राइस पूछा जाए तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला एसपी बटे 100 प्लस माइनस SP/100 प्लस माइनस P या L प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस इंटू 100%, ठीक है। ये अगर कॉस्ट प्राइस पूछा जाएगा, और अगर आपको कभी भी विक्रय मूल्य पूछा जाए एसपी सेलिंग प्राइस, तो क्या करना है, तो ऊपर में कॉस्ट प्राइस को बटे 100% इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा उसको रखिएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा गया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या करेंगे, हम सीधे रख देंगे यहाँ पर क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य कितना है, 750 है, 750। अब क्या करना है, 750 क्रय मूल्य हो गया, बल्ला रुपए में खरीदता है, इंटू 100%, नीचे जितना है 100%। अब देखिए 100% से प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मतलब क्या है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको 100 में जोड़ देंगे, और लॉस हो रहा है तो 100 में से घटा देंगे। तो हो रहा क्या, 8% की हानि, तो 8% की हानि यानी कि 100 में से 8 घटा देंगे तो 92 बचेगा, 92 बचेगा, बात खत्म हो गया, 92 बच गया, 92% इतना बच गया, परसेंट से परसेंट कट गया, 10 से 10 कट गया, ठीक है। 5 से परसेंट 10 से 0, 5 10, 5 से ये 15 बार में कट जाएगा, 15 50 75, 2 चौके 8, 2 चौके 12, अब इसको गुना कर दीजिए, 15 चौके 90 के 0, हाथ में रहा 9, 15 चौक 60 और 9 69, 690 आपका करेक्ट उत्तर, 600D नंबर आपका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करें ये सवाल भी आप समझ पाएंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 6 सम संख्या क्या होता है, वैसे संख्या जो 2 से पूरा कट जाता है, तो प्रथम 6 यानी कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, और कितना 3 और 3 6 हो गया, ठीक है। तो औसत कैसे निकालते हैं, जो भी संख्या है टोटल
संख्या को जोड़ करके और उतने नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए कैसे जोड़ देंगे, 6 4 10 हो गया, 8 2 10 हो गया, 10 10 20। यहाँ पर देखिए ये टोटल 10 बना दिया, ये भी 10 बना, 10 10 20 हो गया, 20 10 30, 30 30 10 40, 10 42 हो गया। 42 को डिवाइड कर देंगे, टोटल अब नंबर कितना है, 1 2 3 मतलब 6 बोला है, तो 6 6 7 42, ये 7 बार में कट जाएगा, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करिए ये सवाल आप समझ पा रहे हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए ठीक है, अगला सवाल ये है कि प्रथम 6 संख्याओं का औसत क्या होगा। शुरुआती जो भी 6 संख्या है उसका औसत चाहिए। तो शुरुआती 6 संख्या क्या है मेरा भाई, शुरुआती 6 संख्या ये है कि पहला तो आ जाएगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। ये शुरुआती 6 संख्या है, इसका औसत चाहिए हमें, निकाल देंगे आराम से। देखिए कैसे जोड़ दीजिए, कैसे जोड़ देंगे, कैसे जोड़ देंगे, कैसे जोड़ देंगे, 6 और 4 मिलकर 10 बन गया, ये टोटल को मिला के 10 बन जाएगा, तो 10 और 2 हो जाएगा 20, और नंबर कितना 6, 6 से 20 को जो भी उसका उत्तर होगा, ये ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर, यानी कि 2 से कर देंगे तो 10 बार में, 2 से कर देंगे तो 3 बार में, 10/3 आपका करेक्ट उत्तर होगा। तो उम्मीद करें ये सवाल आप समझ पाए होंगे, यहाँ तक की सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास कैसा लगा और ये सीरीज आपको कितना ज्यादा हेल्पफुल लग रहा है। आज हमने रीजनिंग का वीडियो इसमें नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि रीजनिंग आज तक मैंने आपको पढ़ाया कोडिंग डिकोडिंग। मैं कल से रीजनिंग का भी 20-20 क्वेश्चन छांट करके लेके आऊंगा, छांट करके क्या जो भी प्रीवियस ईयर में पूछेंगे CHSL और GD में सभी चीजें कराऊंगा। तो आज के लिए स्पेशल थैंक यू आप सभी के लिए जो वीडियो देखा है। इसके लिए PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, जहां पर ये सीधे जो चीजें मैं बनाता हूं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ताकि आप चीजें करें। डेली के डेली 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये क्लास आपको कैसा लगे, एक फीडबैक आपको देना है, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बगल का जो वो सब्सक्राइब बटन है इसे टच करना चाहे तो टच कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।